हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो चैप्टर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तनिष्का, क्या तुम तैयार हो? Yes, I'm ready. ओके, लेट्स स्टार्ट। Poets and Pancakes summary will help you learn about this chapter in a simplified manner. The chapter has been taken from the book My Tears with Boss by Ashoka Mittal. It is about his time when he worked in Gemini Studios. It was quite a famous film studio back in those days. We learned the we learned that Ashok Mitran's job is to cut newspaper clippings concerning different topics and maintaining a file of the same. कवि और पैनकेक सारांश आपको इस अध्याय के बारे में सरल तरीके से जानने में मदद करेंगे। यह अध्याय अशोक मित्रन की पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। यह उनके समय की बात है जब वह जैमिनी स्टूडियोज में काम करते थे। उन दिनों ये काफ़ी मशहूर फ़िल्म स्टूडियो में थी। हमें पता चला कि अशोक मित्रन का काम विभिन्न विषयों में विषि हमें पता चला कि अशोक मित्रन का काम विभिन्न विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कतरने काटना और उसकी एक फ़ाइल बनाए रखना है। In this story, we learn about a lot of things relating to the film industry, especially the one in India. We get an inside glimpse of the working it and also of the beginning of India post independence. He first writes his take on the makeup department. Moreover, he makes fun of the books, the actors try, and the glaring lights. After that, we learn that Pancakes is actually the name of a makeup brand used by the Gemini Studio. इस कहानी में हम फ़िल्म उद्योग से संबंधित बहुत सी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, खासकर भारत में। हमें इसके कामकाज की आंतरिक झलक मिलती है और स्वतंत्रता के बाद भारत की शुरुआत की भी है। वे सबसे पहले मेकअप विभाग पर अपना विचार लिखते हैं। इसके अलावा वे अभिनेताओं के लुक और चमकती रोशनी का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हमें पता चला कि पैनकेक वास्तव में जैमिनी स्टूडियो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक मेकअप ब्रांड का नाम है। The lesson begins with Ashok Mitran telling us about Gemini Studios. We learn about the every popular makeup brand whose name was Pancakes. The Gemini Studio used this brand excessively and orders truckloads of their products. After that, he gone on to tell the readers about the troubles the actors and actress face. पाठ की शुरुआत में पाठ की शुरुआत अशोक मित्रन द्वारा हमें जैमिनी स्टूडियो के बारे में बताने से होती है। हम बेहद लोकप्रिय मेकअप ब्रांड के बारे में सीखते हैं जिसका नाम पैनकेक्स है। जैमिनी स्टूडियो इस ब्रांड का अत्यधिक उपयोग करते हैं और अपने उत्पादों को ट्रक्स में भरकर ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वह पाठकों को अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को होने वाली परेशानियों के बारे में बताते हैं। We learn about the many lights glaring in their faces when they are getting ready in the makeup room. Moreover, he also mentions how the makeup department uses lots of makeup to make them look ugly. He also tells us about the office boy in the makeup department. He has a job to slap paint during crowd shooting on the faces of players. जब वे मेकअप रूम में तैयार हो रही होती हैं तो हमें उनके चेहरे पर चमकती कई रोशनियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि कैसे मेकअप विभाग उन्हें बदसूरत दिखाने के लिए ढेर सारे मेकअप का उपयोग करता है। वह हमें मेकअप विभाग के ऑफिस बॉय के बारे में बताता है। भीड़ शूटिंग के दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर रंग पोतना उसका काम है। Further, we learn that the author is a poet who joins the studio to become an actor, screenwriter, director, or lyricist. He has a cubicle to work where he has to collect newspaper cuttings. The office boy always came in with his complaints to the author.
The author thinks that Subbu is the one who troubles him. As Subbu is a Brahmin, the author thinks he has an upper hand. इसके अलावा इसके अलावा हमें पता चलता है कि लेखक एक कवि है जो अभिनेता, पटकथा, लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने के लिए स्टूडियो से जुड़ता है। उसके पास काम करने के लिए एक क्यूबिकल है जहां उसे अखबारों की कटिंग इकट्ठा करनी होती है। ऑफिस का लड़का हमेशा लेखक के पास अपनी शिकायतें लेकर आता है। लेखक सोचता है कि सुब्बू ही उसे परेशान करता है क्योंकि सब्बू एक ब्राह्मण है। लेखक को लगता है कि उसका दबदबा है। We see that Subbu is a resourceful man with a loyalty that sets him apart. Subbu is the perfect one for films and filmmaking is impossible without him. Everyone loves Subbu for being friendly and hospitable. Along with many others, Subbu also does poetry. He works for the story department that also has a lawyer. However, people considered him to be the exact opposite of a legal consultant. We see that Subbu is a resourceful man with a loyalty that sets him apart. Subbu is the perfect one for films and filmmaking is impossible without him. Everyone loves Subbu for being friendly and hospitable. Along with many others, Subbu also does poetry. He works for the story department that also has a lawyer. However, people considered him to be the exact opposite of a legal consultant. हम देखते हैं कि सुब्बू एक साधन संपन्न व्यक्ति है जिसकी वफादारी उसे अलग करती है। सुब्बू फिल्मों के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है और उनके बिना फिल्म निर्माण असंभव है। मिलनसार और मेहमानवाज होने के कारण हर कोई सुब्बू को पसंद करता है। सुब्बू कई अन्य लोगों के साथ कविता भी करते हैं। वह कहानी विभाग के लिए काम करता है जिसमें एक वकील भी है। हालांकि लोग उन्हें कानूनी सलाहकार के बिल्कुल विपरीत मानते थे। Moreover, he is a logical man with a neutral mindset in a group where there are only dreamers. After that, we learn how the Gemini Studios got the opportunity to host the Moral Rearments Army. They are a group of international performers named Moral Rearment Army. While they did not have very complex plots or messages, their sets and costumes were almost perfect. इसके अलावा वह समूह में तटस्थ मानसिकता वाला एक तार्किक व्यक्ति है जहाँ केवल सपने देखने वाले होते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जैमिनी स्टूडियोज को मोरल रियरमेंट आर्मी की मेजबानी करने का अवसर कैसे मिला। मेमोरल रियरमेंट आर्मी नाम के अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का एक समूह है। हालांकि उनके पास बहुत जटिल कथानक या संदेश नहीं थे। उनके सेट और वेशभूषा लगभग उत्तम थे। Further, another guest, Stephen Spender, makes a visit to Gemini Studios. However, turns out he is not that famous and many people have not even heard of him. Moreover, owing to language barriers, many could not understand him. Thus, his visit remained a mystery until, after many years, the author saw Stephen's name in a book and recognized him from his visit to the studio. इसके अलावा एक अन्य अतिथि स्टीफन स्पेंडर जैमिनी स्टूडियो का दौरा करते हैं। हालांकि पता चला कि वह उतना प्रसिद्ध नहीं है और बहुत से लोगों ने उनके बारे में सुना भी नहीं है। इसके अलावा भाषा की बाधाओं के कारण कई लोग उसे समझ नहीं सके। इस प्रकार उनकी यात्रा तब तक एक रहस्य बनी रही जब तक कि कई वर्षों के बाद लेखक ने एक किताब में स्टीफन का नाम नहीं देखा और स्टूडियो में उनकी यात्रा से उन्हें पहचान लिया गया। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने नियर डियर दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए हो या आपको देखनी हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।